Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. And today's our lecture is based on software analysis and design tool. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा लेक्चर नंबर है वो तो अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल आई थिंक सो फिफ्थ फोर्थ है या फिफ्थ है आई थिंक फोर्थ है. सो लेक्चर नंबर नोट ये आपकी नोटबुक में से है लेक्चर नंबर 10. सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल ये चैप्टर का नेम है. मतलब कि आपके जो लेक्चर है नोटबुक में जो आपको बुक दी गई है उसके अकॉर्डिंग. ओके. सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़. जो आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस है एंड डिज़ाइन है वो इंक्लूड होता है ऑल एक्टिविटीज़ बिकॉज एनालिसिस इसका फर्स्ट स्टेप होता है. डिज़ाइन जो होता है वो बाद की एक्टिविटीज़ उसको कवर अप करने के लिए हम उसको कंप्लीट करने के लिए अपना सारा तरीकाकार जो भी हम एक पोजीशन लेते हैं एनालिसिस के एंड तक डिज़ाइन को करने के लिए. ठीक है. विच हेल्प्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इनटू द इम्प्लीमेंटेशन. सो ये हमें हेल्प दे दी है कि ट्रांसफॉर्म करें कि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन उसको इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकें. Requirement specifications specify all functional and non-functional expectations from the software. So requirement specification जो है वो specify करती है हर functional और non-functional. ये हमने पिछले lectures में भी पढ़ा हुआ है जो कि मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में बताया था. ठीक है. जो भी इसकी specification है comes in the shape of human readable and understandable document. तो देखिए भाई जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है जब वो इसकी एक शेप बन जाती है जिससे एक्चुअली हमें समझ आ रही होती है कि व्हाट द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ डायग्राम. इसमें डायग्राम आएगी कि भाई जो हमें समझ आ रही होगी कि ये शेप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो हम इस DFD इसके अंदर पढ़ेंगे. तो विच आर कंप्यूटर हैज़ नथिंग टू डू. Software analysis and design is the intermediate stage which helps the human readable requirements to be transferred in the actual code. ठीक है. जो अभी आपकी एनालिसिस होता है उसको हम एक्चुअल कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. Let us move here analysis and design tools used by the software designers. So अब हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है वो क्या टूल्स यूज़ करते हैं. हाँ जी. डाटा फ्लो डायग्राम DFD जिसे हम इन शॉर्ट पर DFD डायग्राम कहते हैं. डाटा फ्लो डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्लो इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये एक्चुअली एक डायग्राम है तो भी साफ सी बात है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो एज अ डाटा फ्लो की बेस पे कर रही है. ठीक है. इट इज़ कैपेबल ऑफ डेपिक्टिंग इनकमिंग डाटा फ्लो जो भी इसकी तरफ से डाटा आ रहा है या आउटगोइंग हो रहा है एंड स्टोर हो रहा है डाटा. सो DFD डज नॉट मेंशन एनीथिंग. आपकी जो DFD है वो कुछ भी मेंशन नहीं करती बट अबाउट हाउ डाटा फ्लो थ्रू द सिस्टम. बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बट एक्चुअली ये नहीं करती मेंशन के आपका डाटा ऐसे मूव हो रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ठीक है. ऐसा नहीं होता. वो तो कोड होता है जो भी रन करता है. देर इज अ प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन DFD एंड फ्लो चार्ट. सो DFD आपका प्रोमिनेंट डिफरेंस ये देखिए वो डाटा फ्लो डायग्राम है और फ्लो चार्ट एक सिंपल चार्ट होता है फ्लो का जो भी वो फ्लो बताता है. द फ्लो डेपिक्स फ्लो ऑफ द कंट्रोल इन द modules. DFDs depicts flow of data in the system various levels. DFD does not contain any control or branch element. So अभी जो DFD है वो कोई भी कंट्रोल लाइक कोई भी ब्रांच वगैरह एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती या उसके ऊपर मुश्तमिल नहीं होती बिकॉज इसमें फ्लो ऑफ नहीं है. इस जो आपका DF फ्लो चार्ट है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट कर रहा होता है. DFD यहाँ पे टाइप्स हैं इसकी 2 हैं जी. एक है लॉजिकल और दूसरी है जी फिजिकल. हाँ जी. लॉजिकल की बात करते हैं. लॉजिकल DFDs और फिजिकल DFDs. Logical DFD, this type of DFD concentrates on the system processes and flow of data in the system. So logical है उसने just आपके जो system का process है उसका flow of data represent करना होता है. For example, in a banking software system, for example मतलब कि जो अभी आपका banking का system होता है how data is moved between different entities.
Physical DFD है, this type of DFD shown how the data flow is actually implemented on the system. सिर्फ logically मतलब अभी माइंड के अंदर चल रहा है, अभी आपने उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल का मतलब ही हो गया कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्चुअली कहीं ना कहीं पे अब एग्जिस्ट हो रहा है, ये नज़र आएगा। इट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड क्लोज टू द इम्प्लीमेंटेशन। सो ये लॉजिकली अभी हमारा डिज़ाइनिंग का चल रहा है, ठीक है, हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, अभी लॉजिकली सोच रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है, फिजिकली अभी कुछ हमने सोचा नहीं है। तो फिजिकली डीएफटी में हम एक्चुअली अपनी क्लोज टू इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। हाँ जी। सो ये है आपके डीएफटी कंपोनेंट्स। डीएफटी कैन रिप्रेजेंट सोर्स, destination, storage and flow of data using the following set of components. ओके, अब ये डायग्राम है। हाँ जी, डायग्राम में ये देखिए कंपोनेंट्स हैं और ये बताया गया है कि कौन सी एंटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी, एक्सटर्नल एंटिटी यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम स्क्वायर मतलब के रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। प्रोसेस मतलब के सर्कल, आपने अपने फ्लो चार्ट में भी देखा होगा कि दो कनेक्टर्स एज हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एज अ प्रोसेस जो है वो सर्कल यूज़ करेंगे। आउटपुट के लिए हम इस तरह की शेप का सिंबल यूज़ करेंगे। फ्लो डाटा फ्लो के लिए हम एरो यूज़ करेंगे। डाटा स्टोर के लिए हम इस तरह लाइन जो है वो यूज़ करेंगे। हाँ जी, एंटिटीज़, वो जो ऊपर था वो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस ये आपकी एंटिटी है, ठीक है। एंटिटीज़ आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। एंटिटीज़ जो भी है वो सोर्स और डेस्टिनेशन, जो भी सेंडर टू रिसीवर है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। एंटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स विद देयर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव नेम, ठीक है। एंटिटीज़ के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो उस चीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा। Process. Activities and actions taken on the data are represented by the circle or round edge rectangles. आपने देख लिया कि ये जो है प्रोसेस ये राउंड एज रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन वगैरह ये एक्टिविटीज एंड एक्शन परफॉर्म करने हो उस, तो हम वहाँ पे सर्कल और राउंड यूज करेंगे। डाटा स्टोरेज, देयर आर टू वेरिएंट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। देखिए अब यहाँ पे टू वेरिएंट्स हैं, मतलब कि टू लाइक कर रहे हैं, लाइक आपने देख लिया ऊपर। It can either be represented as a rectangle with absence of both smaller side, or as a open side rectangle with only one side missing। आपने ये देखा है अभी ऊपर, ठीक है, ये वाली ये शेप जो है, ठीक है। ये वेरिएंट रूट डाटा स्टोरेज इट कैन बी अदर रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल भी हम इसे कह सकते हैं विद एब्सेंस ऑफ बोथ साइड्स नॉट आर सेम, ठीक है। ओपन साइड रेक्टेंगल विद ओनली वन साइड मिसिंग, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है। तो ये आपका डाटा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल। डाटा फ्लो के लिए हम एरोज यूज़ करेंगे। Data movement is shown from the base of arrow as its source toward head of the arrow to the destination। So हमें भी पता है कि एरो डाटा फ्लो के लिए हम एरो सिंबल यूज़ करते हैं, तो आप इस चीज़ से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ DFDs इन अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। आपकी जो अच्छे DFDs हैं गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। द मेन रीज़न वाई द DFD टेक्निक इज़ सो पॉपुलर इज़ प्रोबेबली बिकॉज द फैक्ट ऑफ DFD इज़ वेरी सिंपल फॉर्मलिज्म, ठीक है। ये आपका सबसे आसान वे है कि इस फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, यस, बिकॉज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, आपको जस्ट इसका डाटा का सीक्वेंस बताती है, ये नहीं बताती कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है। सो वो हम फिजिकली DFDs के अंदर बताते हैं कि एक्चुअली आपका जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। स्टार्टिंग विद अ सेट ऑफ हाई लेवल फंक्शन दैट अ सिस्टम परफॉर्म। A DFD model hierarchically represent various sub function। yes, आपका DFD मॉडल जो भी hierarchically सब फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो हायरार्किकल मॉडल है वो सिंपलेस्ट है टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन माइंड इज सच दैट इजीली अंडरस्टैंड हायरार्किकल मॉडल ऑफ द सिस्टम because the hierarchical model starting with a very simple and abstract model of a system। जो आपका abstract होता है ना, किसी चीज़ पे से अपनी वैलिड चीज़ को निकाल लेना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक्चुअली इसका निचोड़ निकाल लेना, उसमें से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना।
The data flow diagramming technique also follows a very simple set of initiate in intuitive sorry yes concept and rules. मतलब कि वो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बेसिकली रूल्स और सेट ऑफ इनिशिएटिव्स कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डायग्रामेटिक फॉर्म और तकनीक के अंदर मतलब कवर करके वेरी सिंपल उसको बना दिया गया है. DFD इज अ एलिगेंट मॉडलिंग टेक्निक दैट रन्स आउट टू बी useful not only to represent the result of structured analysis of a software problem but also for the several other applications such as showing of flow of documents और आइटम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये जो आपके ना सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बल्कि जो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन में शो करवानी है तो आप उसको भी डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ कर सकते हैं मतलब कि अपनी प्रेजेंटेशन के लिए. सो डाटा डिक्शनरी डिक्शनरी होता है जहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेव होती हैं. बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पे सेव कर लेते हैं और अगेन एंड अगेन यूज़ करने की बजाय हम अपनी डिक्शनरी में से वैल्यूज जो है वो उठा लेते हैं. डाटा डिक्शनरी लिस्ट ऑल डाटा आइटम्स अपीयरिंग इन द DFT मॉडल्स ऑफ अ सिस्टम. The data items includes all data flows and contents of all data stores appearing on DFDs in the DFDs model of a system. A data dictionary lists the purpose of all data items and the definition of all composite data items in their components data items. ठीक है, डाटा डिक्शनरी जो है ना बहुत सारी जो भी आपकी डेफिनेशन है कंपोजिट बहुत ज़्यादा मुश्किल डाटा है उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर तोड़ देते हैं वो ये ना डाटा डिक्शनरी बना दी गई है. एक बड़ा वर्ड हम याद करने की बजाय हमें पता है कि ए के पार्ट ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं, तो वो डिक्शनरी है तो इसी तरह डाटा की डिक्शनरी भी तोड़ दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल अ डाटा डिक्शनरी एंट्री में रिप्रेजेंट एट द डाटा ग्रोस पे कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रेगुलर पे एंड ओवर टाइम पे. ठीक है, वो तो आपको बता रहा है कि डाटा के अंदर ये चीज़ डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दिया. ग्रोस पे इज इक्वल टू रेगुलर पे प्लस ओवर टाइम पे. ठीक है, ये आपका एक डाटा डिक्शनरी जो है वो ऐड कर दिया कि ये दोनों मिलके आपकी ग्रोस पे जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, for the smallest unit of data items, the data dictionary lists their name and their types. Composite data items can be defined in terms of primitive data items using the following definition operators. अब यहाँ पे जो प्लस है, प्लस किस चीज़ को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? डिनोट्स कंपोजिशन ऑफ टू डाटा आइटम. ठीक है, कंपोज मतलब जोड़ना. ठीक है, दो डाटा आइटम्स को जोड़ना मतलब ए प्लस बी रिप्रेजेंट डाटा ए एंड बी. अब ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है आपके डबल कोमा हमने यूज़ किया है रिप्रेजेंट सिलेक्शन. ठीक है, ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? रिप्रेजेंट सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. एनी वन ऑफ द डाटा आइटम लिस्टेड इन द ब्रैकेट्स कैन अकर. फॉर एग्जांपल ए कोमा बी हम करते हैं ना ऐसे काम. रिप्रेजेंट आइदर ए अकर होगा या फिर बी होगा. ठीक है, जो इस तरह कोमा आता है उसका मतलब है ए होगा या बी होगा. ओके अब हमारे पास पैरेंथेसिस होती है, ये छोटी ब्रैकेट्स भी से कहते हैं, पैरेंथेसिस हम कहते हैं. The content inside the bracket represent optional data which may or may not appear. For example, A plus into B close हो गई. यहाँ पे represent either A occurs और A plus B occurs. ठीक है, या तो A होगा या फिर A plus B होगा. Curly braces represent iterative data definition. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने नेम लिख दिया है, बाहर उसके 5 लिखा हुआ है. रिप्रेजेंट 5 नेम डाटा. ठीक है, कितने? 5 नेम डाटा. तो यहाँ पे स्टैटिक भी डाला, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल आप कुछ भी यहाँ पे काउंट लिख सकते हैं, बाउंड नहीं है कि 5 ही लिखना है. रिप्रेजेंट 0 और मोर इंस्टेंस ऑफ द नेम डाटा. समझ आई कि वो कह रहा है अगर तो ऐसे मेंशन कर दिया तो वो आपने बाउंड कर दिया कि 5 नेम डाटा होगा, मतलब कि 5 ही रिप्रेजेंट कर रहा है. 5 नेम डाटा मतलब कि 5 का नाम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन यहाँ पे ये है रिप्रेजेंट, ये 0 को भी कर सकता है और इंस्टेंस ऑफ द नेम को भी कर सकता है. जो भी आप इंस्टेंस इसके अंदर यूज करेंगे उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है. इक्वल रिप्रेजेंट इक्विवेलेंस. यस, इक्विवेलेंस. ए इज इक्वल टू बी
प्लस सी मीन्स दैट ए रिप्रेजेंट बी एंड सी, ठीक है। आपकी वैल्यू ए जो है उसके अंदर बी प्लस सी की वैल्यू है। ये कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते होते थे, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश जो है वो क्लोज होगी। आई थिंक अपियरिंग विद इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब पूरी कंप्लीट करिए, बैकवर्ड नहीं है सॉरी, फॉरवर्ड और स्टैरिक एंड स्टैरिक फॉरवर्ड इज कंसीडर एज अ कमेंट, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कि हम ये कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और आप लोगों को ये बड़े अच्छे से पता है कि सी प्लस प्लस में भी आपने देखा होगा कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और कमेंट्स के अलावा अगर सी प्लस प्लस के अलावा आपने PHP में भी देखा है, आपने अपनी HTML में भी देखा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सो हम एक इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। टिक टैक टॉय कंप्यूटर गेम, लाइक ये गेम है। टिक टैक टॉय इज अ कंप्यूटर गेम इन विच अ ह्यूमन प्लेयर एंड कंप्यूटर मेक्स अल्टरनेटिव मूव्स ऑन 3x3 स्क्वायर, ठीक है। अब 3x3 स्क्वायर बनाएगा। अब मूव कंसिस्ट ऑफ मार्किंग प्रीवियसली अनमार्क्ड स्क्वायर, द प्लेयर हु फर्स्ट प्लेसेस 3 consecutive marks along a straight line on the square along a row कॉलम एंड डायगनल, ठीक है। डायगनल होता है इस फॉर्म में, अगर एक रो है, ठीक है, एक रो के ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं, ये लेट्स ये एज इधर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आगे नीचे वाली रो में थोड़ा सा आगे करके मूव लिखेंगे, तो वो अगर ए को मैं जी के साथ मिलाऊंगी, दिस इज कॉल्ड डायगनल, AG डायगनल, SR डायगनल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिसका सिनेरियो होता है विंस द गेम। As soon as either the human player or the computer wins, a message congratulating the winner should be displayed. If either player managed to get 3 consecutive marks along a straight line, ठीक है, अगर वो कोई भी नहीं प्लेयर होता बट द फिर भी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मार्क्स होंगे, मार्क मतलब कि खड़े होंगे, but all the squares on the board are filled up, then the game is run. The computer always tries to win again. So यार कंप्यूटर ने हर कंप्यूटर देखे, आप कोई भी गेम खेलते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर ट्राई टू विन करने की कोशिश करता है, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन आप अगर खेलना चाहें तो उसमें विन कर सकते हैं। सो ये देखें जी, सिनेरियो को ड्रा किया गया है, ह्यूमन प्लेयर है ये, ठीक है। इसने मूव किया किसको, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर खेल रहे हैं ना आप, टिक टैक टॉय जो भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर खेल रहे हैं, तो ये डिस्प्ले किसको दिखाएगा, ह्यूमन को। ये था उसका ए पार्ट। अब इसको देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। हाँ जी, गेम है ये, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड है, लेकिन एक्चुअली मूव हो रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये आप मूव हुए, अब देखिए वैलिडेट मूव, मतलब कि आपने मूव किया उस गेम के अंदर, क्योंकि एक्चुअली है भी ये कि मूव होना है आपने बोर्ड के अंदर, देन वो जो भी विनर होगा उससे रिलेटेड उसको रिजल्ट शो करा देगा। मूव हुए बोर्ड के अंदर, ठीक है, जो भी बोर्ड था उसके अंदर हम दाखिल हो गए। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अगर तो चेक विनर होगा, अगर वो विन कर गया तो फिर उसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो विन कर जाएगा। लेट्स सपोज करें कि यहाँ से प्लेयर मूव दूसरा वाला जो है आपका PC, ठीक है, वो कर रहा है ये वाला, तो ये बोर्ड के अंदर एंटर हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, अगर वो जीत गया तो वो जिसको शो हो जाएगा। लेट्स सपोज करते हैं कि वो डिस्प्ले हो रहा है किसके ऊपर, आपकी जो भी गेम है उसके ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो 0 से 0.1 2 3 एंड 4। सो ये 4 पॉसिबिलिटीज दिखाई है कि ऐसे हो सकता है। ये देखें, लेवल 0, लेवल 1 DFD फॉर टिक टैक टॉय, आपने लेवल 0 वाली भी देख ली, ये लेवल 0 है सिंपल, ठीक है, ये लेवल 0 है, या तो फिर सॉफ्टवेयर होगा या ह्यूमन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेवल 1 है, ये वाला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 0.10 सेंस के अंदर हम इसके अंदर आ रहे हैं। हाँ जी, अब उसकी थोड़ी सी एलैबोरेशन देख लेते हैं। इट मे रिकॉल द DFD मॉडल ऑफ अ सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल DFD लेवल 0, लेवल 1 etc. However, a single data dictionary should capture all the data appearing in the DFD constituting the model. देखिए भाई, आप लोगों ने देख लिया कि 4 पॉसिबिलिटीज थी उसके पास, मूव होने की, गेम के अंदर जाने की, ठीक है, बोर्ड के अंदर तो जाना ही जाना है क्योंकि वही गेम का पार्ट था हमारा। सो अब उसको, उसकी जो एग्जाम्पल है उसको बड़े अच्छे से रीड आउट करो और उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें। Level 0 and Level 1 DFDs for the tic-tac-toe game. The data dictionary for the model is given below. So ये अब उसकी जो थोड़ी सी डिटेल दे दी है,
डाटा डिक्शनरी फॉर द डीएफटी मॉडल इन एग्जांपल 1। अब हमने उसको एक्चुअली डाटा डिक्शनरी बनाई है अपनी डीएफडी मॉडल की, ठीक है। वो जो डायग्राम थी वो डीएफडी थी, अब जो हमने लिखना है वो उसकी डीएफडी डाटा डिक्शनरी के बारे में हमने बात करनी है। हाँ जी भाई, मूव 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 था ना ऊपर लिखा हुआ, मैंने बताया ना, मूव मूव में से जाना है, ये सबसे पहला पार्ट है इसका, मूव। इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले ले, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक कमेंट सही है, ये कमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे इंटीजर लिखा, ये आगे इसके आगे कमेंट कर दिया। इंटीजर नंबर बिटवीन 1 एंड 9, मतलब जो भी आप यहाँ पे इंटीजर ले वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और 9 के दरमियान में होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, 0.2 था। डिस्प्ले, डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले तो आपको तभी होगा ना, गेम प्लस रिजल्ट, ठीक है। डिस्प्ले आपको कैसे शो करवाएगा, गेम और रिजल्ट दोनों की बेस पे, ये। हाँ जी, गेम, जो आपकी गेम है वो भी तो बोर्ड की तरफ ही आ रही है, यहाँ पे वो डाटा डिक्शनरी बना रहे हैं हम ना, वर्ड सेव कर रहे हैं। गेम है वो डायरेक्टली किसके साथ है जी, बोर्ड, बोर्ड से गेम की तरफ, ठीक है। तो गेम, गेम किसके इक्वल हुआ, बोर्ड के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो किसके इक्वल है, गेम प्लस रिजल्ट के। बोर्ड, अब बोर्ड की बात करते हैं, आपका बोर्ड है इंटीजर 9। अब ये जो एक्चुअली यहाँ पे 9 क्या है, बिकॉज जो आप मूव करवा रहे हैं उसमें से कोई भी इंटीजर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखा है तो फिर ये जो इंटीजर है वो 9 की ही रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। सो रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, कंप्यूटर वॉन कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, और ह्यूमन वॉन ऑर्डरा। देखिए भी कितने ऑप्शन होंगे, या फिर कंप्यूटर वॉन होगा या ह्यूमन वॉन होगा। कंप्यूटर वॉन हुआ या फिर ह्यूमन वॉन, ठीक है, यही है ना, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या फिर कंप्यूटर जीत जाएगा या फिर ह्यूमन जीत जाएगा, ठीक है। जो भी होगा उसको वो ड्रा कर देगा। तो ये आपकी डाटा डिक्शनरी का तरीकाकार सारा, जो भी आप डीएफडी डायग्राम को ड्रा करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसको मुश्किल नहीं है, बस उसका तरीकाकार ही है, डीएफडी डायग्राम को ही समझना है। सो इसको रीड आउट करें, थ्रूली रीड आउट करें, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे डाटा डिक्शनरी की, कि डाटा डिक्शनरी की डीएफडी डायग्राम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ईजी हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्चुअली डाटा का फ्लो कैसे काम कर रहा है। ओके जी स्टूडेंट, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।